नमस्कार दोस्तों, सुकून एफएम चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो हमें प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताते रहें। दोस्तों, आज के 515वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज सब कुछ देख दाख कर अपने घर से ऑफिस की तरफ आ गया था, लेकिन वही ऑफिस में बैठे बैठे भी उसके दिमाग में वही ख्याल उमड़ रहे थे कि ऐसा कौन इंसान होगा जो उसके साथ इतना बड़ा नुकसान करने की सोचेगा। तभी इतने में दिव्या भी उसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर आ गई थी और उसने आते ही उससे कहा था कि उसको बहुत जरूरी बातें करनी है। लेकिन युवराज अपने ही ख्यालों में गुम था। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे पीछे दिव्या कब ऑफिस में आ गई थी। तभी दिव्या ने एक बार और युवराज की नजर डालते हुए कहा, सर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। और जैसे ही युवराज ने सुना कि दिव्या उसे जरूरी बात करने की बात कह रही है तो उसे लगा कि अब शायद और कौन सी नई मुसीबत आ गई। पहले ही मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, अभी क्या और भी कोई ऐसा काम हो गया है जिसमें युवराज को नुकसान होना लाजमी था। तब युवराज ने जैसे दिव्या के चेहरे की तरफ देखा, उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उसने तुरंत चिंतित होते हुए पूछा, क्या हुआ दिव्या, बताओ क्या बात है। दिव्या ने हाथ में एक फाइल थी जिसे वो मजबूती से पकड़े हुए थी। उसने वो फाइल युवराज के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, सर, ये हमारी सक्सेना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ पुरानी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल है। अब उन्होंने आज नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि जिस कंपनी का सीईओ इतना लापरवाह है कि उन्होंने अपने ही तय किए गए मीटिंग टाइम पर ना आए, हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। और जैसे ही मैंने सब कुछ पता करने की कोशिश की, मुझे पता लगा है कि कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उन्हें बेहतर ऑफर के साथ साथ नए फॉर्मूले भी दिए हैं। सर, यही हमारा सबसे बड़ा और पुराना क्लाइंट था। युवराज उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। वो गहरी सोच में पड़ गया था कि आगे क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने गंभीरता से दिव्या से पूछा, दिव्या, एक बात बताओ, उनके जाने से कंपनी पर क्या असर पड़ेगा। दिव्या ने पहले ही उस विषय में एक प्रेजेंटेशन तैयार की हुई थी। युवराज के सवाल सुनने के जैसे ही उसने तुरंत अपना टैबलेट निकाल लिया और युवराज के कैबिन में सामने दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन से अपने टैबलेट को जोड़ दिया और स्क्रीन ऑन कर दी। कनेक्टिविटी होते ही उसमें जो प्रेजेंटेशन फाइल थी उसने वो खोली और विस्तार से एक एक चीजें युवराज को बताने लगी। ये देखिए सर, मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। और ये कहते हुए उसने स्क्रीन के पॉइंटर स्टिक्स को निकाल लिया और स्क्रीन पर पॉइंट आउट करते हुए बोली, सर, ये देखिए, सक्सेना ग्रुप हमें हर साल कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए का बिजनेस देता था और हमारी कुल नेटवर्थ वर्ष 500 से 600 करोड़ की है। अगर उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया तो हमारे इन्वेस्टर्स अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, जिसके साथ हमारे शेयर्स जो पिछले कुछ दिनों में 10% ऊपर गए थे वापस 50% तक नीचे गिर जाएंगे। युवराज बड़े ही ध्यान से दिव्या की एक एक बात को नोटिस कर रहा था और देखते जा रहा था कि किस तरीके से उसने बड़े ही प्यारी प्रेजेंटेशन बनाई थी और एक एक चीजों को बड़े ही सवार सवार कर लिखा हुआ था। तभी वो सोच रहा था कि इसके बारे में क्या किया जाए। कुछ क्षणों के बाद उसके दिमाग में एक प्लान भी आ गया था। कुछ पल सोचने के बाद उसने दृढ़ता से कहा, दिव्या, एक पार्टी अरेंजमेंट करो जिसमें सभी हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के डायरेक्टर्स को बुलाओ और उसके तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखवाओ। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो भी इन्वेस्टर्स वापस जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, उसमें उनका ही घाटा है, हमारा नहीं। जैसे दिव्या ने युवराज की ये बात सुनी, उसे तो एकदम से झटका लग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवराज कहीं पागल तो नहीं हो गया है, उसका दिमाग तो नहीं हिल गया। और अगर इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो कंपनी कैसे चलेगी। ऐसे में उनके पास कुछ भी करने के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। कंपनी को तो ऐसे करके ताला ही लग जाएगा। युवराज ऐसे कैसे कह सकता है कि अगर किसी को जाना है तो चला जाए। क्या वो उससे एक बार भी रिक्वेस्ट करके वापस आने के लिए कहेगा नहीं। वो युवराज की स्ट्रेटेजी समझ नहीं पा रही थी। तभी उसने युवराज से पूछा, सर, इन्वेस्टर्स को जाने देना, और अगर हम ऐसा ही करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप हो जाएगी सर। हमारे पास तो रॉ मटेरियल खरीदने तक के पैसे नहीं बचेंगे
और हमारी कंपनी के शेयर भी गिर जाएंगे। ऐसे में प्रोडक्शन तो बहुत दूर की बात है, हम वर्कर्स की सैलरी कैसे देंगे सर? लेकिन युवराज ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो। दिव्या जानती तो थी कि युवराज में वो काबिलियत है जो वो कुछ भी कर सकता है, नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को ही जाने के लिए कह रहा है तो वो कैसी बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश करेगा। उसके लिए भी ये आज इंटरेस्टिंग चीजें हो गई थी। वो भी जानना चाहती थी कि युवराज के पास ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे वो अपने बिजनेस को सही से खड़ा भी कर लेगा और लोगों को जाने भी देगा। इधर युवराज अपनी सारी प्लानिंग पहले से तैयार करके बैठा हुआ था। वो तो कब से इस बात की फिराक में था कि लोग उसे छोड़ना चाहें और वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। आज वो दिन आ भी गया था और युवराज भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। वो जानता था कि किस तरीके से लोगों को अपने साथ लेकर आना है और किस तरीके से वो नए नए आविष्कार और करेंगे और उनका विश्वास जीत लेंगे। युवराज जिस दिन से फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीईओ बना था, उसके दिमाग से तब से यही चल रहा था कि वो एक दिन राधिका को अपने साथ जोड़ेगा, क्योंकि राधिका की काबिलियत पर उसको बहुत ज्यादा भरोसा था। वो जानता था कि राधिका ने किस तरीके से किन किन लोगों का इलाज किया है। उसकी नॉलेज वाकई में बहुत ज्यादा थी। वो जानती थी कि किस तरीके से किन दवाइयों को बनाया जाता है। यहाँ तक कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह समझती थी। युवराज ने देखा था कि कुछ ही दिनों में कैसे राधिका ने महारानी प्रत्युषा का इलाज कर दिया था और वो बिल्कुल अब स्वस्थ हो चुकी थी। तभी उसे लगने लगा था कि कभी न कभी तो वो राधिका को जरूर बुलाएगा और उसने यह प्लानिंग पहले से तैयार की हुई थी। वो जानता था कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब लोग उसकी कंपनी के पीछे पड़े होंगे और वो कंपनी से जो कुछ मोटे इन्वेस्टर होंगे उनको दूर हटने की कोशिश करवाएंगे। और आज वो ऐसा हो भी गया था। उसके घर के ऊपर भी हमला लगातार चल रहा था और यहाँ कंपनी के लोग भी जो कंपनी को छोड़कर जा रहे थे। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार युवराज को किया जा रहा था। युवराज को हर तरीके से घेरा जा रहा था। वो कंपनी की तरफ से भी खाली हाथ रह जाए और उसको घर की भी टेंशन रही। इस तरीके से वो पूरे बिजनेस में अपना दिमाग न लगा पाए। इसलिए युवराज को हर समय नई नई मुश्किलें खड़ी करके वो लोग देना चाहते थे। लेकिन युवराज समझ चुका था कि इन लोगों को हराना कैसे है और कैसे इन लोगों से आगे जीतना है। बस अब तो देखना ये था कि राधिका युवराज का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार करेगी या नहीं। क्या राधिका ये मान जाएगी कि वो एक कंपनी में आकर किसी लेबोरेटरी में बैठकर किसी के लिए खास दवाई बनाएगी? क्योंकि राधिका कभी इस तरीके से किसी ऐसे कोई संस्था या किसी कंपनी के साथ जुड़ी नहीं थी। वो बस भलाई के लिए काम करती थी और यहाँ तक कि उसने आज तक अपनी दवाई से पैसे भी नहीं कमाए थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा होगा? क्या राधिका आएगी युवराज के पास? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों 516वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने राधिका को बुलाने की प्लानिंग तो कर ली थी, लेकिन उसे भी अभी तक ये नहीं पता था कि राधिका यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी। उसे इन्वेस्टमेंट की भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि युवराज जो अपनी कंपनी बेचकर आया था, सिंघानिया एम्पायर इतना बड़ा था और उसके पास अभी भी इतने पैसे थे कि अगर कोई भी इन्वेस्टर उसको नहीं मिला तो उसे किसी की जरूरत भी नहीं थी। वो अभी भी अपने अकाउंट में बहुत बड़े पैसे रखे हुए थे। उस पैसे से वो ऐसी ऐसी तो 5 कंपनियां खरीद सकता था, फिर एक को चलाने के लिए क्या दिक्कत आने वाली थी। तभी तो युवराज ने बिल्कुल सख्त निर्देश दे दिए थे कि दिव्या अगर कोई भी यहाँ से जाना चाहे तो उसे जाने दो। लेकिन बेचारी भोली भाली दिव्या, उसे इन बातों का कहाँ पता था। उसे तो ये लग रहा था कि कहीं युवराज और कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गया है, कहीं वो और कॉन्फिडेंस के चक्कर में पूरी कंपनी को बर्बाद ना कर दे। लेकिन वो अपने बॉस से बहस भी नहीं कर सकती थी। उसे थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा था कि युवराज सिंघानिया परिवार का बहुत बड़ा वारिस है, इसलिए उसने सिर झुकाते हुए कहा, जी सर, जैसा आप कहें, मैं इस रविवार को पार्टी अरेंजमेंट कर देती हूँ। युवराज ने रविवार का शब्द सुना तो उसके दिमाग में उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि वो किस तरीके से
राधिका को जल्दी से जल्दी बुलाएगा और वो फॉर्मूला तैयार कर लेगा और उस फॉर्मूले को वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च भी करेगा और लोगों को बताएगा कि वीरमाला फार्मास्यूटिकल्स अभी भी किसी से डरती नहीं है और ना ही किसी के बहकावे में आएगी और ना ही वो अपनी ट्रेडिशनल जो तकनीक है उसको भूल चुकी है। वो अभी भी अपने उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके नई नई दवाइयों का इन्वेंट खोज कर सकती है। तभी उसे लगा कि हाँ, ये रविवार सही रहेगा, अभी 4 दिन है, 4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। तभी उसने दिव्या से कहा, हाँ ठीक है दिव्या, रविवार का दिन बिल्कुल सही रहेगा, इसके लिए तुम जाओ और अभी सारी तैयारियां शुरू कर दो। देखो सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये पार्टी बहुत रिच होने वाली है, हर चीज का बहुत खास तरीके से ध्यान रखा जाए और यहाँ तक कि जो हमारे इनवाइटी आने वाले हैं उनके खाने पीने की चीजों को पहले ही नोटिस कर लिया जाए। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं है तो उनके सामने वो चीज वेटर कभी भी ना लेके जाए। तुम्हें हर इंसान के बारे में सर्च करना होगा और तभी यह पार्टी फुल सक्सेसफुल हो पाएगी। दिव्या बड़े ही शांत मिजाज से उसकी बातें सुन रही थी। वो देख रही थी कि युवराज ने इतनी प्लानिंग पहले ही करी हुई थी। तभी वो हाँ भरते हुए जाने लगी, लेकिन युवराज ने एक बार फिर आवाज लगाते हुए दिव्या से कहा, दिव्या एक और काम करो, ईशांक को अभी के अभी मेरे कमरे में भेजो, मुझे उसे कुछ जरूरी बात करनी है। दिव्या ने जी सर कहते हुए सिर हिलाया और फाइल लेकर बाहर चली गई, जबकि युवराज अब भी आगे की रणनीति और गहराई के बारे में सोच में डूब गया था। युवराज अभी भी सोचते जा रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। बाहर दिव्या उलझन में थी और अपने हाथ हिलाते हुए अपने टेबल की ओर जा रही थी। वो साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है, युवराज सर तो इतने इंटेलिजेंट थे, इतनी जल्दी उनका दिमाग कैसे हिल गया। मुझे लगता है मुझे इसके बारे में चेयरवुमन से बात करनी होगी, कहीं ये ज्यादा और कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गई। वो ये बड़बड़ाते हुए जा ही रही थी, तभी उसने देखा कि उसके टेबल के पास निया और पाकी खड़ी थी, उसको ही ध्यान से देख रही थी। तभी निया ने उससे पास आते हुए पूछा, क्या हुआ दिव्या, किस उलझन में घूम रही हो, सब ठीक तो है ना? कहीं सीओ सर ने तुम्हें डांट तो नहीं लगा दी, कहीं तुमने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी? दिव्या ने निया का सवाल सुनकर उसकी तरफ देखा और कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि उनका दिमाग कुछ ना कुछ खराब हो गया है। निया उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। पाकी भी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी थी। निया ने उसे घूरते हुए हैरानी से पूछा, अरे ऐसे क्या बात कर रही हो तुम, और तुम पता भी है किसके बारे में बात कर रही हो, तुम्हें ऐसा लगा भी कैसे? दिव्या ने अपनी चेयर पर बैठते हुए अपने हाथों की फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, मैं सीओ सर को यह बताने गई थी कि सक्सेना ग्रुप ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। मुझे लगा कि यह खबर सुनकर उन्हें झटका लगेगा, लेकिन उन्हें तो मुझे ही बहुत बड़ा झटका दे दिया। निया और पाकी की उलझन भरी बातें सुनकर वो परेशान हो रही थी, इसलिए निया ने दिव्या से कहा, दिव्या तुम क्या कहना चाह रही हो, हमें समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ ना, हुआ क्या है, क्यों इतना ज्यादा घुमा रही हो? दिव्या ने अपना सिर झटका, जैसे किसी गहरे सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, 1 मिनट रुको, बताती हूँ, पहले मुझे ईशांक को कॉल करने ले दो। ये कहते हुए उसने इंटरकॉम उठाया और नीचे लैब का नंबर मिला दिया। कुछ ही देर में नीचे से किसी ने कॉल पिक किया तो दिव्या ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, मिस्टर ईशांक को सीओ सर बुला रहे हैं, तुरंत उनको सीओ सर के कैबिन में भेज दीजिए। ये कहते हुए दिव्या ने फोन काट दिया और फिर निया की तरफ मुंह करते हुए बोली, हाँ निया मैम, अब बताती हूँ क्या हुआ। और ये कहते हुए उसने धीरे धीरे सारी बातें निया और पाकी को बताना शुरू कर दिया कि किस तरीके से सीओ सर ने पार्टी अरेंज करने के लिए कहा है और कह रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर जाना चाहे तो उसे जाने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। निया और पाकी ये सुनकर उनके भी आंखें फटी रह गई थी, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सीओ सर कैसी बातें कर रहे हैं। पाकी ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टर को जाने दो? यार ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। दिव्या ने भरी आवाज में कहा, मैंने भी यही सोचा, अगर इन्वेस्टर चले गए तो हमारी कंपनी कैसे चलेगी, हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, हमारे पास रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे नहीं बचेंगे और कंपनी के शेयर भी गिर जाएंगे। निया ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे तो ये सुनकर ही विश्वास नहीं हो रहा, युवराज सर तो इतने स्मार्ट और कैलकुलेटिव थे,
अब ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? पाके ने कहा, कहीं उनके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान तो नहीं चल रहा जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? शायद हो सकता है। दिव्या ने निराश स्वर में कहा, हाँ यही तो मैं सोच रही हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल कंपनी के डायरेक्टर्स को बुला लिया जाएगा। उसके तुरंत बाद प्रेस मीट भी रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर वापस जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, वो कोई नुकसान नहीं करेंगे। अगर जो जाएगा वो नुकसान में खुद ही होगा। तभी निया ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि सर के पास कोई बैकअप प्लान तो जरूर है। उन्होंने कभी भी बिना प्लान के कुछ नहीं किया है और तुम्हें तो पता ही है कैसे उन्होंने अपने दम पर सिंघानिया एम्पायर खड़ा किया था। कुछ तो बात है युवराज सर में, शायद हम समझ ही नहीं पा रहे। तभी दिव्या ने भी उसकी बात पर सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी असमंजस था। तभी पाखे ने अपनी बात उन दोनों के आगे रखते हुए कहा, चलो हमें तो अब इंतजार ही करना चाहिए ना। शायद 2-3 दिन में कुछ हमें देखने को मिल जाए। जो भी होगा अब तो देखा जाएगा। दिव्या ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में उलझन खत्म नहीं हुई थी। वो सोच रही थी कि क्या उसे चेयरवुमन को सब कुछ बता देना चाहिए या फिर युवराज सर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तभी उसकी नजर सामने वाली लिफ्ट पर पड़ी। अभी अभी उस फ्लोर पर आकर रुकी थी। इसका मतलब था कि ईशांक अब ऊपर पहुंच गया होगा। वो मन ही मन बुदबुदाई, शायद अब ईशांक से ही कुछ पता चले सर क्या करने वाले हैं। उसी समय युवराज अपने कैबिन के सामने दीवार पर लगी स्क्रीन को घूर रहा था, मानो किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। वो जानता था कि ऐसा फैसला सबके लिए ऐसा महसूस होगा कि युवराज पागल हो गया है, लेकिन जो चाल उसने सोच रखी थी वैसी चाल आज तक किसी ने सोची नहीं थी। उसे न अपने कर्मचारियों की उलझन की परवाह थी और न ही इन्वेस्टर्स की। वो तो बस अपने नए चाल को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता था। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या उसकी चाल सक्सेसफुल होगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों 517वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज बड़े ही दिमाग के साथ अपनी चाल को कामयाब करने में लगा हुआ था। तभी वही बाहर दिव्या ने जैसे ही लिफ्ट की ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सच में लिफ्ट के दरवाजे से ईशांक ही उतर रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता और कॉन्फिडेंस था। बिना किसी से कुछ कहे और देखे वो सीधा युवराज के कैबिन की ओर चला गया और उसने दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर गया, दिव्या और निया और पाकी ने तुरंत उन्हें देखते हुए फुसफुसा कर कहा, निया मैम, पाकी, वो देखो ईशांक सीओ सर के कैबिन में गया है। हमें जाकर सुनने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि सीओ सर के दिमाग में चल क्या रहा है। दिव्या की बात सुनकर निया और पाकी ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उनकी आंखें में एक दूसरे से पूछ रही हो उन्हें वो करना चाहिए या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में दिव्या की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन निया और पाकी के चेहरे पर झिझक और भय की परछाई थी। उन्हें पता था कि अगर युवराज को पता लग गया कि वो पीछे से छिप छिप कर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही हैं, तो कहीं युवराज को गुस्सा ना आ जाए। और वैसे भी युवराज की छवि ऐसी बन गई थी कि वो हमेशा गुस्सा अपने नाक पर लेकर घूमता है और किसी ने कोई भी गलत काम किया तो वो सीधा उसे कंपनी से फायर कर देता है और उस कंपनी में दोबारा आने की अनुमति भी नहीं देता। इसलिए निया और पाकी और दिव्या के इस बात से हैरान भी थी और डर भी रही थी। तभी निया ने थोड़ी कठोर स्वर में कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर सीओ सर को पता चल गया तो हम उनकी चोरी छुपे बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे तो हमारी अच्छी क्लास ले लेंगे। नहीं, मैं तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। देख लो पाखी, तुम्हें अगर लगता है तुम कर सकती हो तो तुम चली जाओ। पाखी बेचारी जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उसे भी लग रहा था कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। उसने भी निया की सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ना बाबा ना, ये रिस्क तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। मुझे तो सीओ सर से बहुत ज्यादा डर लगता है। उनकी एक नजर ही काफी है। मैं तो उनसे पहले ही डरती हूँ। अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक हो गया तो मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगी। उन दोनों के जवाब सुनकर दिव्या थोड़ी निराश हो गई। उसने देखा नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आंखों में एक पल के लिए मायूसी तैर गई। तभी उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे तुम दोनों तो वैसे ही टेंशन ले रही हो, लेकिन कुछ नहीं होगा। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
और एक बात हमें ये पता लगाना ही होगा कि सीईओ सर क्या करना चाहते हैं। अगर उनके दिमाग में कोई गलत प्लान तो चल रहा होगा और उसे कंपनी को नुकसान होने से खतरा हो तो हमें उसे रोकना चाहिए ना। हम ऐसे चुपचाप बैठकर कंपनी को बर्बाद होती तो नहीं देख सकते। तुम तो वॉरियर हो कंपनी की और इतने सालों से तुमने कितना अच्छा काम किया है। और क्या तुम यही चाहती हो कि तुम्हारी आंखों के सामने जो तुमने इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया और आज वो ढहती हुई नजर आई? क्या तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं एक कंपनी को बचाने के लिए उसके एम्प्लॉय क्या क्या कर जाते हैं और तुम इतनी सी बात में डर रही हो। दिव्या ने उन दोनों के भीतर बड़ा ही कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश की। वो चाहती थी कि वो अकेली इस काम में ना जाए, क्योंकि अगर वो अकेली जाती तो वो अकेली फंस जाती, और अगर वो 3 लोग हो गए तो युवराज भी ज्यादा तीनों को कुछ कहेगा नहीं। वो भी सोचेगा कि शायद तीनों सुनने की कोशिश कर रही थी और इसलिए कोशिश कर रही थी कि उनको कंपनी के बारे में चिंता थी। और जैसे ये बड़े भारी भारी शब्द नेहा और पाके के कानों में पड़े, उन्हें भी लगने लगा था कि अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें तो इस काम में जल्दी से तेजी दिखानी चाहिए। उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि शायद दिव्या ठीक ही कह रही है। पाकी ने भी एक बार फिर नजर मिलाई और लंबी सांस ले ली। दिव्या को लगने लगा था कि उसका तीर बिल्कुल सही चल रहा है। उन दोनों पर उसकी बातों का असर हो रहा है। तभी उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर कहा, देखो, अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना समय हम सोचने में लगा रहे हैं उतने में तो शायद उनकी पूरी बातचीत खत्म हो जाएगी। फिर जाने का फायदा भी क्या। हमें जल्दी चलना चाहिए और देखना चाहिए कि युवराज सर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे, कहीं उनका दिमाग सच में तो खराब नहीं हो गया। और ये कहकर वो अपने कैबिन में से खड़ी हुई और युवराज के कैबिन की तरफ चल पड़ी। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि अगर वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी तब भी नेहा और पाकी उसके पीछे पीछे जरूर आएगी। इधर नेहा और पाकी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बेचारी यही सोचते जा रही थी कि दिव्या बिल्कुल सही कह रही है। उसके दिमाग में बिल्कुल ये बात फिट हो गई थी कि उन्हें चलकर देखना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। तभी नेहा और पाकी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जैसे ही आंखों ही आंखों में उन्होंने सहमति जता दी कि वो दिव्या के पीछे पीछे जरूर जाएंगे। तभी वो दोनों भी वहां से खड़ी हुई और दिव्या के पीछे पीछे युवराज के कैबिन की तरफ चलने लगी। कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर लगे महंगे पेंटिंग्स और फर्श पर बिछे कालीन की मुलायम जैसे ही उसकी बेचैनी को दिख नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे तीनों के तीनों युवराज के कैबिन की तरफ बढ़ती जा रही थी। हर कदम पर उन्हें लग रहा था जैसे कोई उन्हें ही नोटिस कर रहा हो, कोई सुन रहा हो, लेकिन अब वो रुकना नहीं चाहती थी। वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आज जानकर रहेगी कि ऐसा वो युवराज करना क्या चाहता है, युवराज के मन में आखिर चल क्या रहा है। जैसे वो कैबिन के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि दरवाजा तो हल्का सा अध खुला था। ये एक मौका ही था जो शायद दोबारा ना मिले। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर कान लगा दिए। यही जैसे ही ईशांक आया था और ईशांक अंदर गया तो उसने पूरी तरीके से दरवाजा बंद नहीं किया था। और ऐसे ही युवराज भी अपने कामों में लगा हुआ था। उसने भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा पूरी तरीके से बंद हुआ भी है नहीं। कैबिन के भीतर ईशांक युवराज के सामने बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन तो थी, लेकिन युवराज के सामने होने के कारण उसने अपने मन के सारे सवाल दबा दिए। वो ये बस जानने की कोशिश करना चाहता था कि युवराज ने इतने शॉर्ट नोटिस पर उसे अपने कैबिन में क्यों बुलाया है। ऐसा युवराज क्या करना चाहता है। तभी युवराज ने कुर्सी की ओर इशारा किया और ईशांक की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, बैठो ईशांक, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है और आशा करता हूं कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। ईशांक ने बिना झिझक के तुरंत सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी सर, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है और आगे भी निभाता रहूंगा। आप जो कहेंगे वो मुझ तक ही रहेगा। मैं आगे कभी भी कोई भी ऐसी बात किसी के सामने नहीं करूंगा जो आप मुझे कहेंगे। आप बेझिझक मुझे कह सकते हैं। युवराज भी उसकी ईमानदारी पर बिल्कुल संतुष्ट था। उसने देख लिया था कि यह लड़का बहुत ही कामयाब लड़का है और ये ऐसे धोखे देने वालों में से नहीं था। तभी उसने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा,
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ईशांक। मुझे पता था कि तुम मेरी कसौटी पर खरे उतरोगे। इसी विश्वास के कारण ही मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया है। ईशांक भी देखता जा रहा था कि युवराज, आज से पहले उसने ऐसा देखा नहीं था और ऐसे युवराज किसी से बात भी नहीं करता था। ऐसा आखिर युवराज के मन में क्या चल रहा है जो ईशांक को सिर्फ वो बताना चाहता है, और ईशांक पर उसे इतना विश्वास क्यों हो गया था। इतना कहकर युवराज ने झट से अपने टेबल की दराज खोल ली और उसमें से एक सुनहरे रंग की छोटी सी डिब्बी बाहर निकाली। उसकी सतह पर कुछ विशेष प्रकार के उभरे हुए चिन्ह बने हुए थे, जैसे कोई प्राचीन राजवंश की निशानी हो। ईशांक को समझ ही नहीं आ रहा था कि उस डिब्बी में आखिर था क्या। वो यही जानने की कोशिश कर रहा था कि युवराज उसे ऐसा क्या खजाना देने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या खजाना है युवराज के पास, और क्या युवराज उसे देना चाहता है, और क्या वो बात उन दोनों के बीच रह पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, 918वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही युवराज ने ईशांक को बुलाया और उसे एक सुनहरे नीले रंग की डब्बी निकाल कर दिखाई। युवराज ने जैसे ही उस डिब्बी का ढक्कन खोला, पूरे कैबिन में एक रहस्यमयी और ऊर्जा से भरी हुई सुगंध फैल गई। वो सुगंध किसी साधारण इत्र जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अलग ही विशेष प्रकार की आभा थी जो अंदर तक समाती जा रही थी। ईशांक ने जब उस सुगंध को अपने सांसों से महसूस किया तो उसका रोम रोम एकदम से जागने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद में डूबते हुए धीमे स्वर में कहा, सर ये क्या है? इसकी सुगंध तो ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने एक साथ 10-15 एनर्जी ड्रिंक पी ली हो। अभी ईशांक सुगंध की अनुभूति में डूबा हुआ था। जब उसने आंखें खोलकर युवराज की ओर देखा तो पाया युवराज की दृष्टि दरवाजे की ओर स्थिर हो चुकी थी। युवराज के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी की रेखाएं उभर रही थी। ईशांक उसके मूड को इस तरह स्विंग होते हुए देख रहा था। अभी तो युवराज अलग ही मूड में था और एकदम से युवराज के चेहरे पर इतनी शिकन क्यों आ गई थी। उसने ये महसूस करने की कोशिश की कि शायद दरवाजे के आसपास कुछ है तो नहीं। तभी उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, सर क्या हुआ आप? उसने इतना ही कहा था कि युवराज ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। फिर उसने दबे पांव अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाना शुरू किया। उसके मन में अब भी कोई शक नहीं रह गया था कि बाहर कुछ तो चल रहा है। युवराज का दिमाग बहुत तेज था। वो हमेशा इतना चौकन्ना रहता था कि उसके आसपास अगर कोई भी चीज चल रही होती तो उसे पता लग जाता, और आज तो उसके कैबिन का दरवाजा कुछ खुला हुआ था। उसे इतना महसूस हो चुका था कि शायद कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो दरवाजे पर चल रहा है, जो उसके पीछे से उसे कोई दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। उसे यहाँ तक अनुभूति हो गई थी कि कहीं उसके दुश्मन ने उसके ऊपर कोई जालसाजी करने के लिए किसी इंसान को उसके कैबिन के आसपास तो नहीं छोड़ा हुआ है। तभी वो दरवाजे के पास बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचा तो उसने कांच के दरवाजे पर 3 परछाइयां देख ली। तीनों दिव्या, नेहा और पाखी, जो कान को लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश कर रही थी। युवराज ने देखा कि तीनों बिल्कुल ही निष्ठावान और अपने दृढ़ संचय को लेकर गेट के कान लगाकर खड़ी थी। युवराज को पहले तो यह देखकर हंसी आई, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि जैसे ही उसने दिव्या को कहा था कि ये अपना काम करे, लेकिन दिव्या तो उसकी बातें सुनने में लगी हुई थी और उसने उन दोनों को भी बता दिया था। तभी युवराज ने एकदम से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही तीनों एकदम से चौंक पड़ी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो एकदम से पीछे हटी। उनके चेहरे पर डर और घबराहट की रेखाएं आ गई थी। तीनों के हाथ कांपने लगे थे। युवराज ने तीनों की तरफ देखा और फिर क्रोधित स्वर में पूछा, ये क्या कर रही थी तुम तीनों? उसका स्वर इतना कठोर था कि तीनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। नेहा और पाखी ने तो डर के मारे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। दिव्या जो सबसे आगे थी, उसकी तो जुबान ही लड़खड़ा गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब युवराज को क्या जवाब दे। तभी वो जवाब देने की कोशिश करने लगी और बोली, जी वो सर मैं, लेकिन उसके शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। युवराज ने तब देखा कि दिव्या केवल मैं किए जा रही है और उसने कोई सीधा उत्तर नहीं दे रही।
तो उसने गुस्से में चीखते हुए पूछा, ये क्या मैं लगा रखी है तुमने? तुम बकरी हो क्या? सीधे सीधे बताओ कि क्या कर रही थी तुम तीनों? हमारी बातों को चोरी चोरी सुनने की कोशिश कर रही थी ना? युवराज ने अंदाजा लगा लिया था कि तीनों के तीनों उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। तीनों बिल्कुल चुप थी, वो बिल्कुल अपराध में आ गई थी। युवराज की तेज आंखों के सामने उनके झूठ की कोई जगह नहीं थी। युवराज का चेहरा अब बिल्कुल कठोर हो चुका था। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो साफ दिख रही थी कि बात बिगड़ चुकी है। निया और पाखी तो बेचारी पहले इस बात को लेकर सतर्क थी कि कहीं अगर युवराज को पता लग गया कि उन्होंने उनकी बात सुनने की कोशिश की है तो क्या ही युवराज उनके साथ करेगा। उन्होंने अंदाजा लगाने शुरू कर लिए थे। युवराज के चेहरे को देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि अब उसको शांत करना आसान नहीं होगा। एक गंभीर चुप्पी उन तीनों के बीच में पसर गई। केवल युवराज की सांसें चल रही थी। तभी निया ने साहस बटोरते हुए धीमी आवाज में कहा, सर वो दरअसल जब दिव्या आपसे मिलकर बाहर आई तो हम तीनों से टकरा गई। उसके चेहरे पर जो चिंता थी वो साफ झलक रही थी। हमने उससे पूछ लिया कि क्या हुआ और तब उसने हमें सारी बताई कि आप क्या कह रहे थे। युवराज की आंखें अब भी नेहा पर बिगड़ गई और जैसे वो उसकी हर बात के पीछे की नीयत को परखने की कोशिश कर रहा हो। नेहा की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी बात पूरी करने की ठानी। उसे लगा कि शायद उसे बात पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो युवराज क्या पता क्या कर जाए। उसने कहना शुरू किया, हमें लगा कि कुछ तो गंभीर है सर, और जब उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि पार्टी करनी है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इन्वेस्टर चले जाएं, तो हमें सच में चिंता हो गई सर। कहीं ऐसा ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हो। हमें सर ऐसा लगने लगा था। इतने में ही बाकी जो अब तक नेहा के पीछे खड़ी थी वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में भर गई थी। उसे लगा कि उसे भी कुछ बोलना चाहिए, तो वो भी आगे आई और बोली, हाँ सर, हमें लगा कि अगर हमें पता चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद हम भी आपकी मदद कर सके। हमारा कोई इरादा बुरा नहीं था सर, हम तो सिर्फ आपकी भलाई चाह रहे थे सर। युवराज ने उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसका चेहरा अब भी कठोर था, पर उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी नरमी आने दिखने लगी थी। उसे यह भी पता था कि तीनों लड़कियां कभी भी कंपनी के लिए बुरा नहीं सोच सकती। शायद उनको लगा होगा कि वो युवराज की बातें जानकर कंपनी के लिए थोड़ा और अच्छा काम कर सकती हैं, और आज तक उन्होंने कभी भी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन फिर भी युवराज को इस बात का गुस्सा था कि उन्होंने उसकी अनुमति के बिना ही बात सुनने की कोशिश क्यों की। ये तो सरासर चोरी हो गई थी ना। तभी उसने थोड़ी देर चुप रहकर तीनों को बड़ी कठोर नजरों से देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, ये सब तो ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम लोग मेरी परवाह करती हो, लेकिन अगर तुम लोगों को इतनी ही चिंता थी तो सीधा मुझसे आकर बात कर सकती थी। तुम्हें ये सब चोरों की तरह दरवाजे के पीछे से सुनने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता या मैं भरोसे के काबिल नहीं? लेकिन तीनों तो बेचारे इसी उलझन में थी। कोई युवराज से कैसे जाकर सीधा सीधा कहती कि सर आपका दिमाग खराब हो गया है, मुझे हमें लगता है कि आप कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदर जो भी प्लानिंग चल रही है वो आप हमें बताइए, तभी हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मीटिंग आपसे करवानी चाहिए या नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? उनको ये बहुत बड़ा भारी पड़ सकता था। बेचारी इतना ही कर सकते थे कि धीरे से कोई बात उनके हाथ में लग जाए और वो शायद उस बात को लेकर चेयरवुमन से भी बात करें। वो कुछ ऐसा बड़ा कार्य अकेली भी नहीं कर सकती थी। तभी उनको लगा कि शायद अब कुछ तो करना चाहिए। दिव्या जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उसने कांपते स्वर में कहा, सर हमें माफ कर दीजिए, हमारी नीयत खराब नहीं थी, हम सिर्फ समझना चाह रहे थे कि आप करने क्या जा रहे हैं। कंपनी के बारे में आपने जो कहा वो सुनकर हम घबरा गए थे। हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर ना आए और कंपनी बर्बाद हो जाए। बस आपके अंदर की बातें जानना चाहते थे, और सर हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि आपसे आकर डायरेक्ट बात करें कि आप क्या करने वाले हैं। वैसे भी हमारा ये फर्ज भी नहीं बनता कि हम आके आपसे पूछे कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस हम तो कैजुअली इसी तरीके से यही देख रहे थे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या लगता है दोस्तों आपको
क्या युवराज उन्हें माफ करेगा या नहीं, क्या उन्हें पूरी बात बताएगा या नहीं, कैसे होगी आगे की चीजें, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें, एक कमेंट कर दें और एक शेयर जरूर कर दें। साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 519वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही दिव्या ने बताया कि वो तो बस यही जानना चाहती थी और वो क्या और भी कर सकती थी, तभी युवराज ने देखा कि दिव्या थोड़ा सा परेशान लग रही थी। फिर उसने अपनी जगह से एक कदम पीछे लिया और तीनों को अंदर आने के लिए कह दिया। उन्हें अपनी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि युवराज जो अब तक उन्हें ये बात बताने के लिए राजी नहीं था और उन पर गुस्सा था, वो उन्हें अंदर कैसे बुला रहा था। क्या युवराज उन्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया था? लेकिन युवराज इतना कहकर अंदर चला गया था। तभी जैसे ही वो अंदर आए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और युवराज सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसने ईशांक को देखा जो अभी भी एक कोने में चुपचाप खड़ा था, सब कुछ ये देख रहा था। युवराज ने हाथ के इशारे से उसे वहीं ठहरने को कहा। फिर उसने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़कर तीनों की ओर देखा और कहा, देखो तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी, चाहे तुम्हारी नीयत कितनी भी साफ ही क्यों ना हो। तुम्हारा तरीका गलत था और मैं नहीं चाहता कि कंपनी में कोई ऐसा माहौल बने जहां कोई भी किसी की बातों को चुपचाप सुनने लगे। ये एक बुरी मिसाल है। अगर ऐसा ही लोग करने लगे तो कंपनी में कोई बात सीक्रेटली रहेगी नहीं। तीनों लड़कियां अब और भी ज्यादा भयभीत हो गई थी। उन्हें तो लगा था कि युवराज उन्हें सारी बातें बताने के लिए अंदर लेकर आया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि युवराज तो उन्हें सजा देने के लिए अंदर लेकर आया था। निया ने धीरे से घबराते हुए कहा, सर आप हमें क्या सजा देंगे? युवराज ने कुछ देर तक सोचा और फिर कड़क आवाज में बोला, तुम तीनों को एक दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। आज के बाद तुम तीनों अगले 2 दिन तक ऑफिस नहीं आओगे। अपने घर जाओ, सोचो कि तुमने क्या किया। ये कंपनी का परिवार है और परिवार में विश्वास सबसे जरूरी चीज है। अगर तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती तो ये रिश्ता अधूरा है। तीनों के चेहरे पर एकदम झटका सा लग गया। सस्पेंशन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनका करियर, प्रतिष्ठा, सम्मान इसी कंपनी से जुड़ा था। लेकिन वो जानते थे कि युवराज सही कह रहा है। उन्होंने गलती की है तो सजा तो देखो लाजमी ही है। बेचारियों को पता नहीं था कि युवराज ऐसा कर देगा। तभी दिव्या ने आगे बढ़कर युवराज के सामने सिर झुकाकर कहा, सर हम वाकई में शर्मिंदा है। हमें अपनी गलती का एहसास है। हम माफी मांगते हैं, वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। युवराज ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, गलतियों की माफी दी जा सकती है, लेकिन उसका असर हमेशा रहता है। जाओ और अपनी गलती से सीखो। और हाँ, यह मत सोचना कि अगर तुम तीनों सस्पेंड हो तो काम नहीं करोगे। मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैंने जो काम तुम्हें दिया है वो पूरा कर लेना। तुम लोगों की सस्पेंशन 2 दिन की और संडे के 4 दिन रहते हैं, इसलिए मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तभी तीनों ने सिर झुकाया और दिव्या ने तीनों की तरफ आगे से आते हुए कहा, जी सर आप चिंता ना कीजिए, हम अपना काम पूरे कर लेंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और ये कहते हुए तीनों ने एक साथ सिर झुकाकर हाँ भर ली और युवराज के कैबिन से बाहर निकल गई। उनके जाते ही युवराज ने ईशांक की तरफ देखा और कहा, हाँ शांक अब तुम कहो। ईशांक ने तुरंत उस सुनहरी डिब्बी की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर मैं तो यही पूछ रहा हूं कि इस डब्बे में ऐसा आखिर है क्या? इसमें इतनी ऊर्जा है कि सुगंध से ही मुझे अपनी बॉडी तरोताजा लगने लगी है। आखिर इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले गए हैं? युवराज उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। हालांकि युवराज को घर पर हुए बम ब्लास्ट के साथ साथ कंपनी के हालात की भी चिंता थी, लेकिन वो ये चिंता अपने चेहरे पर झलकने नहीं दे रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसका निराशा और चिंता से भरा हुआ चेहरा उसके स्टाफ का मनोबल टूट जाए। वो उन सभी का हौसला बनना चाहता था, उनकी कमजोरी नहीं। इसलिए वो सबसे मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। वो देख रहा था कि ईशांक को कुछ ना कुछ अब उसके अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। इसीलिए उसने ईशांक को बुलाया था ताकि ईशांक जब जैसे ही उस शिष्य को देखे उसको लगे कि ये तो कुछ नई चीज है और वो उसके बारे में जानने की कोशिश करे।
और जब क्यूरियोसिटी होती है तो इंसान उस क्यूरियोसिटी के पीछे पागल हो जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। युवराज को यह बात अच्छी तरह पता थी, अगर वो ईशांक को ये सुनहरी डिब्बी दिखाएगा तो ईशांक के अंदर भी क्यूरियोसिटी पैदा होगी और ईशांक ये जानने की कोशिश करेगा, और ईशांक को अगर वो कुछ कहेगा तो उसके बाद वो उसके ऊपर मेहनत भी करेगा। तभी उसने उसके सामने से वो डब्बी उठाई और वो पल याद करने लगा जब राधिका ने वो डब्बी उसको दी थी, जिसमें 10 लेवल 5 ऊर्जा की गोलियां थी। वो पल बेहद भावुक था। राधिका ने तब उससे कहा था, युवराज, जब भी तुम हार मानने की कगार पर हो, जब भी तुम्हें लगे कि अब शरीर और आत्मा दोनों जवाब देने लगे हैं, तब ये गोलियां तुम्हारे लिए अमृत बनेगी। लेकिन इन्हें सिर्फ जरूरत के समय प्रयोग करना, क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। अगर तुम इन्हें सही समय पर यूज करोगे तभी ये अपना असर दिखा पाएगी। अगर तुमने इसे पहले यूज कर लिया तो शायद ये इतना प्रभावी ना हो जितना तुम इसके साथ काम लेना चाहोगे। युवराज के कानों में राधिका की आवाज गूंजने लगी थी। उस पवित्र भावनाओं से भरे हुए लम्हों को याद करके उसके चेहरे पर अलग ही स्माइल आ गई थी। फिर उसने उस डिब्बी में से एक गोली निकाल ली और ईशांक के सामने रख दी। ईशांक उस गोल्डन गोली को देखे ही जा रहा था। उसमें से एक अद्भुत सी आभा निकल रही थी, मानो वो कोई साधारण वस्तु न होकर कोई दैवीय तत्व हो। किसी भगवान ने उसे अपने हाथों से बनाया हो। भगवान की वो गोली बिल्कुल चमक रही थी। गोल्डन चमक के साथ उसमें हल्की नीली रोशनी की झिलमिलाहट थी। वो देखने में किसी हीरे की तरह लग रही थी। ईशांक की आंखों में अब और भी ज्यादा उत्सुकता आ गई थी। वो उस गोली के बारे में जानने के लिए अधीर हो उठा था, और यही तो युवराज चाहता था कि जब ईशांक उस गोली को देखे तो ईशांक अपने आप पर सब्र ही ना कर पाए कि उस गोली में आखिर ऐसा क्या है, वो इतनी चमक क्यों रही है। युवराज ईशांक के अंदर वो क्यूरियोसिटी देखना चाहता था, और जैसे ही ईशांक ने उसको गोली को देखा, युवराज पहचान गया था कि ईशांक के अंदर वो क्यूरियोसिटी जाग गई थी। तभी ईशांक ने कहा, सर, ये इतनी चमक क्यों रही है? युवराज ने कहा, ईशांक, इस गोले की शक्ति ही इस बात की कारण बनती है कि इसके अंदर इतनी चमक है, और हाँ, ये बहुत ही सूझबूझ और तल्लीनता से बनाई गई है। तभी ईशांक ने और भी उत्साहित होते हुए पूछा, तो सर, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, क्या आपको पता है? युवराज यही तो जानने की कोशिश कर रहा था, तभी तो उसने वो गोली बाहर निकाली थी। वो चाहता था कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है वो जान ले और उसको बनाने के कार्य में सफल हो जाए। यही युवराज ने फिर वो गोली ईशांक की तरफ करते हुए कहा, ईशांक, यही तो मैं चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारा काम है कि तुम पता लगाओ कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं और इसे बनाने का फॉर्मूला क्या है। हम इसकी मास प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं ताकि हमारी कंपनी को बचाया जा सके, और मुझे पता है अगर ये गोली एक बार मार्केट में आ गई तो मार्केट में तहलका मच जाएगा। हमारी कंपनी का लेवल रातों रात इतना बढ़ जाएगा किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। जो ये गोली अभी आपके सामने है, इस गोली की प्रक्रिया शुरू करो और जल्द से जल्द पता लगाओ कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है और कैसे ये बनेगी। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। जल्द से जल्द इसके ऊपर डिटेल बनाओ, रिसर्च करो, पूरा नोट्स तैयार करो। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी कंपनी की किस्मत बदल कर रख देगा। ईशांक युवराज की बातें सुनता जा रहा था और वो लगातार उस गोली पर से अपनी नजर नहीं हटा रहा था। उसे भी ये जानने की पूरी क्यूरियोसिटी थी कि ये गोली बनी कैसे है और इसके अंदर मिलाया क्या क्या गया है। लेकिन सिर्फ उसके पास 2 दिन थे। वो यही सोच रहा था कि क्या वो 2 दिन में कर पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईशांक 2 दिन में उस गोली का सब कुछ पता कर पाएगा या नहीं? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 520वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ईशांक लगातार उस गोली को घूरते हुए देख रहा था, लेकिन जैसे उसने सुना कि 2 दिन का समय है तो उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गई। तभी उसने कंफर्म करने के लिए युवराज से पूछा, सर, क्या बस 2 दिन? युवराज ने कहा, हाँ ईशांक, सिर्फ 2 दिन, क्योंकि संडे को मुझे ये गोली रिवील करनी है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं,
संडे को मैंने एक पार्टी रखी हुई है जिसके अंदर पूरे दिल्ली के सबसे अमीर लोग और साइंस रिसर्चर, साइंटिस्ट और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के डॉक्टर्स भी आने वाले हैं और साथ में डायरेक्टर्स भी आने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये तुम 2 दिन में सब कुछ इसका पता कर लो। ईशांक बस ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि युवराज ऐसा संडे को करने क्या वाला है और वो क्या कर देगा। तभी उसने देखा कि जब युवराज इतना गंभीर है, कंपनी को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो उसे तो अपना काम बड़ी गंभीरता से करना होगा। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, जी सर, मैं पूरे लगन के साथ अभी लग जाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं 2 दिन में आपको रिपोर्ट देता हूं। तभी युवराज ने वो हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा और ठीक है ईशांक, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधा मुझे बताना और प्लीज इस काम में कोई कोताही नहीं चाहिए। और हाँ, नीचे जाकर आभास को मेरे पास भेजना। अब तुम जा सकते हो। ईशांक ने हाँ में सिर हिलाया। उसने उस गोले को अपने हाथ में ले लिया और तेजी से बाहर निकल गया। युवराज अपने कैबिन में अब अकेला बैठा था। वो डब्बी को फिर से घुमाता हुआ देखता जा रहा था। उसकी आंखें अनजाने ही डर और उम्मीद से भरी हुई थी। उसके मन में ये प्रश्न गूंज रहा था कि क्या ये ऊर्जा गोली सच में कंपनी को इस अंधेरे गड्ढे से बाहर निकाल पाएगी या फिर नहीं। युवराज जानता था कि समय बहुत कम है। उसके पास विकल्प लगभग 0 थे। कंपनी का स्टॉक लगातार गिरता जा रहा था। इन्वेस्टर्स भरोसा खो चुके थे और घर में बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो चुके थे। ऊपर से बाकी बेचैनी, बाकी कंपनी स्टाफ, आपसी खींचतान, सब मिलाकर एक भयंकर तूफान का रूप ले चुका था। हर जगह बस परेशानी ही परेशानी नजर आ रही थी। लेकिन युवराज वो नाम था जो हर तूफान के सामने बिल्कुल डटकर खड़ा रहता था। वो कभी भी तूफानों के सामने झुका नहीं था और वो उस तूफान की आंखों में जाकर उसका सामना करने वाला था। अब उसकी पूरी उम्मीद इस ऊर्जा गोली पर टिक गई थी। ये सिर्फ एक प्रोडक्शन का मामला नहीं था और ये उस कंपनी को आगे बढ़ाने वाली गोली बनने वाली थी। जब ईशांक युवराज के कैबिन से बाहर निकला तो उसकी नजर सामने लगी कांच की दीवार के पास 3 ही परछाइयां फिर पड़ी। ये वही तीनों की परछाइयां थी, दिव्या, निया और पाखी, जो अभी कुछ देर पहले युवराज की कड़ी डांट खा चुकी थी। तीनों के चेहरे अब भी उस झड़क की छाया साफ दिखाई दे रही थी। कंधों पर लटकते हुए बैग, थकी चुपचाप निगाहें और जैसे पत्थर जैसे उनके पैर हो गए थे। वो तीनों बिना कुछ बोले लिफ्ट के सामने खड़ी थी। युवराज ने उन्हें सख्त आदेश दिया था कि वो 1 दिन के सस्पेंशन पर है और घर जाकर अपना काम करे, वो ऑफिस में ना रहे। ईशांक भी उसी दिशा में जा रहा था। तभी वो लैब की तरफ मुड़ा और बिना कोई शोर किए उनके पास जाकर खड़ा हो गया। हालांकि वो जानता था कि अभी उनसे बात करना शायद सही नहीं होगा, लेकिन माहौल की चुप्पी जैसे उसे उनकी ओर खींच ले गई थी। इधर पाखी और दिव्या और निया अपने ही बातों में उलझे हुए थे। निया और पाखी अब दोनों सोचने लगी थी कि क्यों उन्होंने दिव्या की बातों में आकर ये काम किया। क्यों वो दिव्या की बात को समझ नहीं पाए कि वो उन्हें बस अपनी बातों से मोटिवेट कर रही थी। तभी पाखी ने दिव्या से कहा, दिव्या, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ने कहा था चलो उनकी बात सुनते हैं। तुम्हारा ये आइडिया था ही ना। मैंने तुमसे मना भी किया था कि ये अच्छा नहीं है। देखा अब क्या हुआ। और दिव्या ने तुरंत सिर झुका लिया। उसकी आवाज अब किसी अपराध बोध से दब चुकी थी। वो जानती थी कि ये सब उसी के कारण तो हुआ है। तभी उसने बात को मानते हुए कहा, हाँ पाखी, तुम कह तो सही रही हो, ये मेरी वजह से हुआ है। लेकिन यकीन मानो, मैंने ये सब सिर्फ कंपनी और युवराज सर की चिंता में किया था। मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे माफ कर दो यार, मेरी वजह से तुम भी सस्पेंड हो गई। निया, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, वो दोनों के बातों में बीच में ही बोल पड़ी। उसकी आंखों में झुंझलाहट और थकान दोनों आ गए थे। उसने ऊंचे स्वर में कहा, अरे यार बस करो तुम दोनों, जो हो गया वो हो गया ना। अब उस बात को बार बार दोहराने से क्या फायदा। वैसे भी हम तीनों अपनी ही मर्जी से गए थे। हम किसी के ऊपर ये जबरदस्ती नहीं बोझ डाल सकते कि हमें कोई लेकर गया था। कोई हमें जबरदस्ती तो नहीं लेकर गया ना पाखी। और तुम दिव्या को क्यों ब्लेम कर रही हो? तुम्हें लगा था तभी तो तुम गई थी ना, इसलिए अब बहस करना बेकार है। और तीनों ही को सस्पेंशन मिला है ना। मुझे लगता है कि आज हमें छुट्टी मिल गई।
हमें कहीं बाहर चलकर आउटिंग करनी चाहिए और शाम को अपना काम भी कर लेंगे। नेहा हमेशा से खुश मिजाज रहने वाली लड़की थी। वो कहीं अपनी गलतियों के अंदर भी अपनी खुशी को ढूंढ लेती थी, इसलिए वो तो खुश हो रही थी कि आज वो बाहर जाएगी, एंजॉय करेगी, मूवी देखेगी और अपना काम भी कर लेगी। लेकिन बेचारी दिव्या और पाखी बड़े ही परेशान थी। लेकिन नेहा के डांट से वो दोनों चुप हो गई थी। उसमें अब कुछ कहने की आगे हिम्मत भी नहीं थी। कुछ ही क्षणों के बाद जैसे ही लिफ्ट की घंटी बजी, दरवाजे खुल गए। तीनों लड़कियां चुपचाप लिफ्ट में चली गई और उसी समय शशांक भी अपने कदम आगे बढ़ता हुआ आया और लिफ्ट में अंदर चला गया। लिफ्ट के भीतर एक अजीब सी चुप्पी थी। हर कोई उसकी अपनी अपनी सोच में डूबा हुआ था। लिफ्ट की दीवार पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, सिर झुके हुए थे। तभी नेहा ने ईशांक की तरफ देखा और हल्के स्वर में पूछा, ईशांक, तुम्हें सीओ सर ने क्यों बुलाया था? उन्होंने तुमसे क्या कहा? लेकिन ईशांक को पहले से युवराज ने सख्त हिदायत दी थी, इस बारे में अगर किसी को कुछ पता चला तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए नेहा की तरफ देखकर कहा, वो सॉरी मैम, मैं नहीं बता सकता। सीओ सर ने मुझे साफ तौर पर मना किया है कि मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। और हाँ, अब तो आप कंपनी में एम्प्लॉय भी नहीं है ना, आप तो सस्पेंड हैं, तो आपको तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। उसके बाद सुनकर नेहा को थोड़ी जलन महसूस हुई कि कब तक ये ईशांक अभी तो नया आया था, लेकिन ईशांक भी दिखने में बहुत स्मार्ट था। नेहा को पहले ही दिन से ईशांक पर अपना थोड़ा थोड़ा क्रश आना भी शुरू हो चुका था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ईशांक उसे इस तरह की बातें करेगा। वो तो अपने मन ही मन में ये सोच चुकी थी कि शायद वो अगर ईशांक से प्यार से बातें करेगी तो ईशांक उसे सब कुछ प्यार से बता देगा। लेकिन ईशांक ऐसा था नहीं। ईशांक ने उसका मजाक उड़ा दिया था। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, और उसने आंखें निराशा से भर गई। वो उम्मीद लगाए बैठी थी, उसकी उम्मीद टूट गई। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दोबारा ईशांक से कुछ पूछ ले। वहीं ये बात सुनकर दिव्या और पाखी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि क्यों नेहा ने ये इतना बड़ा पंगा मोल ले लिया और क्यों उसने पूछने की हिम्मत की। अगर वो ना पूछती तो कम से कम अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाती। अब उसने पूछ भी लिया और अपनी बेइज्जती भी करवा ली। नेहा को भी लगने लगा था कि पाखी और दिव्या उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है। उसने उनको बड़े ही कठोर नजरों से देखा और चुप रहने के लिए कहा। तभी कुछ ही देर में लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और वो सभी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। ईशांक ने बिना पीछे देखे सीधा लैब की ओर चला गया। उसकी चाल में बड़ा ही दृढ़ था। उसकी चाल और उसका काम करने का कॉन्फिडेंस देखकर ही तो नेहा कुछ कुछ उसके बारे में सोचने लगी थी। ये तीनों लड़कियां पीछे रह गई थी, बस उसे जाते ही देख रही थी। अब बेचारी कर भी क्या सकती थी, तीनों सस्पेंड हो चुकी थी। अब क्या करेंगी वो तीनों जाकर? क्या नेहा की बात पर तीनों बाहर आउटिंग के लिए जाएंगे या नहीं? क्या युवराज को उनके आउटिंग के बारे में पता लगेगा? कहीं युवराज उसके बारे में भी गुस्सा ना हो जाए? क्या ईशांक को दवाई बना पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है।